नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, और जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये सारा लेसन प्लान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर बनाया गया है और लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने कॉपी या रजिस्टर के लेफ्ट पेज यानी बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है आपको। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, और विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र, और प्रकरण हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए, और कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, और किस घंटी में आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। फिर डेट क्या है वो लिखेंगे, फिर सत्र आपका क्या है वो चीज़ भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है समान उद्देश्य, तो इसका भी 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, और चौथा है छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना, और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आता है समान उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। जब और दूसरा लेसन प्लान आप बनाइएगा तो समान उद्देश्य जो यहाँ पर है वही आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य में चेंज हो जाता है क्योंकि ये प्रकरण से संबंधित होता है। तो आपका टॉपिक हर विषय में अलग अलग होता है, इसलिए विशिष्ट उद्देश्य का जो पॉइंट है वो चेंज होगा थोड़ा सा। इसमें भी है 4 या 5 पॉइंट यहाँ पर डालेंगे। छात्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र मानव और अधिकार के बीच के संबंध को भी जान पाएंगे। तीसरा, छात्र मानव अधिकार आयोग की शक्ति एवं कार्य के विषय में जानेंगे। चौथा, छात्र मानव अधिकार आयोग के विषय को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्र मानव अधिकार से संबंधित नियम एवं कानून को जान सकेंगे। उसके बाद दाहिना पेज में राइट पेज में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन सामग्री का प्रयोग करते हैं वो चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हम करते हैं। अब किस विधि का प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको इस विषय में कुछ ना कुछ जानकारी है। फिर उसके बाद आता है वर्ग व्यवस्था, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका। अगर आप अध्यापक हैं, लड़के हैं तो अध्यापक लिखेंगे, और लड़की है तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे। छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगी। उसके बाद प्रस्तावना आता है, यहाँ पर इसका 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर जो होता है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और इन प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो वो निकल कर आना चाहिए। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्र से कि हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत के लोग किस तरह की जीवन यापन पसंद करते हैं, तो सुखी एवं शांतिमय जीवन यापन पसंद करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है सुख व शांति ना मिलने पर क्या होता है, तो झगड़े एवं अधिकारों का हनन और उल्लंघन भी होता है। मानव के अधिकारों का उल्लंघन होने पर रक्षा कौन करता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
अब उसी से संबंधित पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पेज में आएंगे जिसमें कि हम दोनों साइड का पेज यहाँ पर यूज करेंगे। 4 कॉलम बनेगा। प्रस्तुतिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि आपका टॉपिक से संबंधित पॉइंट रहेगा, जैसे कि हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो शिक्षण बिंदु में हमारा कम से कम 3 या 4 पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो पॉइंट है उसका व्याख्या करेंगी क्लास में छात्र अध्यापक या अध्यापिका, उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। और फिर छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र लिखेंगे कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, पढ़ाने के दौरान किस प्रकार वो उत्तर दे रहे हैं उस चीज को लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि आप जो ब्लैक बोर्ड में यूज करते हैं, लिखते हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो यहाँ पर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप सजा भी सकते हैं आप अपने अनुसार। तो शिक्षण बिंदु में जैसे कि पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकार जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और एक यह प्रहरी के रूप में, रक्षक के रूप में कार्य करता है। हम देखते हैं कि 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं होता है, रजिस्टर या जो भी है आपके पास कॉपी, तो यहाँ पर इतना ही आप लिखेंगे। इसको क्लास में विस्तार पूर्वक आप बता सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो ये जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि यानी छात्रों ने क्या सीखा है, क्या समझा, तभी वो अगर समझेंगे तभी वो उत्तर दे पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 12 अक्टूबर 1993। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड में जो हम बताते हैं तो उसी के तरह यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में कि यहाँ पर इसका स्थापना हुआ 12 अक्टूबर 1993 को और यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसे संविधान द्वारा दिए गए यह मानव के अधिकारों का रक्षक है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, यानी कि 8 लोग होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री से सलाह लिया जाता है इनकी नियुक्ति के समय। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष यानी 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है और इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग होते हैं। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना में। तो ये एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 2 कॉलम
4 कॉलम बनाएंगे और दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित है। पहला, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामलों को यह जांच करती है। दूसरा, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव देता है। तीसरा, यह मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है। चौथा, मानव अधिकार को बचाने के लिए उनमें बदलाव की सिफारिश भी करता है। पांचवा, आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया है इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किससे संबंधित विवादों की जांच करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मानव के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों का यह जांच करता है। यहाँ छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मानव अधिकार आयोग की शक्तियाँ हैं तो इसमें हो जाएगा कि मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की यह जांच करता है और मानव के संपूर्ण अधिकारों का यह रक्षक है। मानव अधिकार से संबंधित कानून में बदलती परिस्थिति के अनुसार बदलाव की सिफारिश भी यह करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब चौथा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य मानव के अधिकारों की रक्षा करना है ताकि सभी मनुष्य अर्थात उनके बीच किसी भी तरह की भेदभाव ना हो तथा शांति से खुशी खुशी अपना जीवन जी सकें। मानव अधिकार मनुष्य को वो सभी अधिकार देता है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ हो। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मानव के अधिकारों की रक्षा करना। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो उद्देश्य है मानव के अधिकारों की रक्षा करना ही मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य है। अब उसके बाद अगला पेज में आते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे छात्रों का। पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इसमें देखा जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा और समझा है। तो मूल्यांकन प्रश्न क्लास में ही किया जाता है और बच्चे इसका उत्तर क्लास में ही देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तीसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। चौथा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। और पांचवा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्य एवं शक्तियां बताएं। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार बता दिया जाता है ताकि छात्रों को अच्छे तरीके से याद बना रहे उनको। तो यहाँ पे हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी 2 होना चाहिए। पहला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में लिखें और दूसरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्य एवं शक्तियां क्या है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।